नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में सीएम योगी ने ट्रांसकॉन 2023 का शुभारंभ किया। बता दें कि होटल क्लार्क में आईएसबीटीआई और साथ ही केजीएमयू का ये कार्यक्रम था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी अस्पतालों में ब्लड की कमी है। हेल्थ सेक्टर में रोज नए नए बदलाव हो रही हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है। यह पुरस्कार उनके किए गए कार्यों से अनेक लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है और 25 करोड़ की इस आबादी के लिए स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अंदर और दुनिया के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है, उनको प्रदेश के अंदर लाने का एक प्रयास करना, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वही विभिन्न धर्मार्थ संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो अभी भी डेफिसिट है उसका मूल कारण है जन जागरूकता का अभाव। अवेयरनेस न होने के कारण लोगों के मन में एक भय बना रहता है और मैं अक्सर इस बात को देखता था। हम लोग भी देखते हैं पूरे देश के अंदर, अगर आज के दिन पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो कुल ब्लड की आवश्यकता है, लगभग 15 से 20% ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे इतनी कमी देखने को मिलती है। और यह तब जब इस फील्ड में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। उधर समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रही अनिल दोहरे के देहांत के बाद आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि यहां से विधायक रही अनिल दोहरे आज हमारे बीच नहीं है। इनका पुराना राजनीतिक परिवार रहा है और उनके पिताजी से लेकर वे खुद परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में जनता के लिए लगे रहे। कन्नौज की जनता के बीच में लगातार बने रहे समाजवादी पार्टी से ने बहुत ही जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता और नेता खोया है। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। यहाँ से विधायक रहे अनिल दोहरे आज हमारे बीच नहीं है। हालांकि पुराना राजनीतिक परिवार रहा, उनके पिताजी से लेकर के वो खुद और परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में लगे रहे जनता के। कन्नौज की जनता के बीच में सुख दुख में लगातार बने रहे। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता और नेता खोया है। इसकी भरपाई होना मुश्किल है। इस समय पे हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार को हिम्मत मिले। राजनीति की शुरुआती दौर से ही मैंने उन्हें देखा है। हमें बहुत से नेताओं के साथ और राजनीति में उनको साथ कैसे काम किया जाता है वो लगातार हम लोगों ने देखा है।
उधर 25वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन एथलेटिक्स खो खो और साइकिलिंग प्रतियोगिता 2023 का आयोजन आज गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में शुरू हुआ। 4 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में कई तरह के एथलेटिक्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें आपको कि कार्यक्रम का शुभारंभ सेना नायक किरीट राठौर ने किया। ये 35वीं वाहिनी पीएससी द्वारा ये अंतर बटालियन मध्य जोन टूर्नामेंट 2023 का आज यहाँ से शुभारंभ हुआ है और इसमें मध्य जोन पीएससी की अलग अलग वाहिनियों की कुल 10 टीमें प्रतिभाग कर रही है। करीब 294 के आसपास खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है। इसमें एथलेटिक्स में अलग अलग प्रतियोगिताएं होगी, साइकिलिंग प्रतियोगिता है, खो खो प्रतियोगिता है। तो ये 4 दिन ये आयोजन यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में अभी चल रहा है। अंतर्राज्यीय मध्य वाहिनी पीएससी की तरफ से खेल का आयोजन किया गया है। एथलेटिक्स की यहाँ पर प्रतियोगिता चल रही है। बहुत दूर दूर से खिलाड़ी आए हैं। पीएससी की जो बटालियन है, करीब 10 बटालियन इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। 294 खिलाड़ी हैं जो तरह तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें खो खो, एथलेटिक्स में साइकिलिंग और कई तरह के खेल का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। इसमें जो भी जो जवान हैं, जो नंबर 1 आएंगे, नंबर 2 की पोजीशन पे आएंगे, उनको फिर आगे खेलने का मौका मिलेगा और नेशनल लेवल तक ये खिलाड़ी जाएंगे। फिलहाल खेल को लेकर जिस तरह से पीएससी में देखने को मिल रहा है कि एक उत्साह नजर आ रहा है और इसके अलावा इसकी पहले भी लगातार देखा गया है कई तरह के आयोजन पीएससी की तरफ से कराए जाते हैं। यानी कि जो उत्साह है खेल को लेकर वो देखने को मिलता है और इसके अलावा इस खेल के माध्यम से उनके अंदर जो उभार आता है उसके बाद पुलिस महकमे को उसके काफी फायदे मिलते हैं। फिलहाल देखा जा रहा है कि जिस तरह से खेल को लेकर यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें खिलाड़ी भी अब लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, वो उत्साहपूर्वक इस तरह के आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि पुलिस महकमे में अब खेल को लेकर भी जो पहले जो बातचीत इतनी नहीं होती थी, अब कहीं ना कहीं आयोजन के माध्यम से जो जवान है पीएससी के हों चाहे वो पुलिस के हों, उनके अंदर जोश भरने का काम जरूर कर रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ प्रकृति द्वई, जनता टीवी, लखनऊ। उधर आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले एयर शो से पहले आज बमरौली एयरफोर्स परिसर में ही फाइनल रिहर्सल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि एयरफोर्स के सोल्जर के जरिए परेड कर सलामी दी। आसमान में वायु विमान ने हैरतअंगेज करतब दिखाए और शाम को भी संगम तट पर अंतिम अभ्यास एयरफोर्स के जरिए किया जाएगा। आज जो रिहर्सल हो रही है एयरफोर्स डे परेड की, जो कि 8 अक्टूबर को होने वाला है, और एयर शो, एयर डिस्प्ले जो आज शाम को भी संगम नगरी पे उसकी भी रिहर्सल होगी और 8 तारीख को ये पूरी तरह देखा जा सकता है। इसमें कई तरह के विमान भाग लेंगे, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा विमान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चेतक हेलीकॉप्टर से लेके अपाची तक, उसके बाद आपके चिनूक हवाई जहाज़ है, IL-78 है, जगुआर है, मिराज है, रफाल है, अपने देश में बना तेजस है। और इस तरह से साथ साथ आप देखेंगे आकाशगंगा की टीम वहाँ पे सबके सामने लैंड करेंगे। और इसके अलावा आज जैसे सुबह हमने परेड देखी है, तो परेड का यही माहौल है, जोश आप देख रहे हैं। आज बच्चों में कितना जोश है। आज भी काफ़ी प्रेक्षक आए हैं देखने के लिए और सबसे ज़्यादा हमें जो खुशी है कि बच्चों का इसमें जो भाग लेना हुआ है, इससे हम काफ़ी खुश हैं। ये हमारे देश का भविष्य है और ये वायुसेना के प्रति प्रेरित दिखाई दे रहे हैं और जो तालियों की इनकी गड़गड़ाहट है, इससे हमारा हौसला बढ़ रहा है। वायुसेना का जहां 91वें स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में इस बार ये एयर शो भी प्रयागराज में हो रहा है और स्थापना दिवस पूरे भव्य तरीके से प्रयागराज में मनाया जा रहा है। और आज उससे 2 दिन पहले एयर फोर्स के द्वारा अंतिम अभ्यास किया जा रहा है और उससे पहले यहाँ पर परेड में वायुसेना के जवान सलामी दे रहे हैं और परेड हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं बमरौली एयरफोर्स का नज़ारा है, जहाँ पर ये परेड हो रही है और भव्य तरीके से यहाँ पर जवान है और परेड में हिस्सा लिए हैं। और बमरौली एयरफोर्स का आज ये अंतिम अभ्यास है, जिसके बाद आज के बाद सीधा
8 तारीख को एयर शो होगा, जिसमें राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री समेत कई अन्य लोग भी शामिल होंगे और संभावना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस एयर शो में शामिल होंगे। मगर उससे पहले पूरी तैयारी कर ली गई और आज एक अद्भुत नज़ारा है बमरौली एयरफोर्स में। यहाँ जो भव्य नज़ारा हमने आपको दिखाया है और एयर शो में लोग देखने के लिए काफ़ी उत्साहित है और आज यहाँ वायुसेना के विमान भी करतब अभ्यास में दिखा रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उधर आपको बता दें कि पंजाब में जलने वाली पराली हर राज्य में लोगों के लिए नुकसान साबित होती है। पराली के जलते ही वायु प्रदूषण में इजाफा होने लगता है और तो और लोगों को सांस लेने में भी परेशानियां होती हैं। लेकिन कोलकाता से आगरा आए मूर्तिकार इसका सदुपयोग कर रहे हैं और नवदुर्गा फेस्टिवल को लेकर मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बना रहे हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी प्रदूषित नहीं होगी और दूसरा ये कि पराली जो कि किसानों के लिए सिरदर्द है उसका भी निस्तारण आसानी से होगा। इस पर मूर्तिकार का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनाते हैं। ये पूरा इको फ्रेंडली है। ये हम लोग वो पराली से मूर्ति बनाता है, पराली का ढांचा बनता है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा के टोटली हमारे यहाँ पे इको फ्रेंडली काम होता है। टोटल मिट्टी का है, मिट्टी पानी वाला कलर यूज होता है। इसमें कोई पर्यावरण का कोई दूषित ना हो जाए, इसीलिए हम लोग ये इको फ्रेंडली काम करते हैं। ये हम लोग को तो ये बहुत पुराना कारखाना है। ये हमारा पापा का अमल से, पापा का तो 50 साल हो गया, मेरा भी 20 साल हो गया। और पहले से बहुत डिमांड बढ़ा मिट्टी का मूर्ति का। पहले से आदमी भी बहुत जागरूक हो रहा है कि जो विसर्जन में गल जाता है, बिल्कुल पानी भी दूषित नहीं होता है। इसीलिए हमारा ये मूर्ति दिन का दिन ज्यादा आगे ज्यादा ही बढ़ रहा है। उधर अयोध्या शहर में कदम रखने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। दरअसल भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन के लिए भक्त सीधे हवाई सफर कर अयोध्या पहुंच सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसका काफी काम पूरा भी हो चुका है और जल्द ही मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन बता दें कि अयोध्या शहर में कदम रखने वाले भक्तों के लिए खुशी की खबर है। जी हां, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से जल्द ही हवाई सेवा शुरू की जाएगी, जिसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन के लिए भक्त सीधे हवाई सफर कर अयोध्या पहुंच सकेंगे। लगभग दिसंबर तक अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अन्य शहरों के लिए उड़ानों का संचालन शुरू होगा। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने कहा कि हवाई अड्डे के पहले चरण के लिए रनवे का निर्माण पूरा हो गया है। वहीं एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का काम लगभग 85% पूरा हो चुका है। साथ ही भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अयोध्या एयरपोर्ट परियोजना पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। एयरपोर्ट के जो निर्माण के संदर्भ में फर्स्ट फेज का निर्माण लगभग कंप्लीशन की स्थिति में है। एयर स्ट्रिप और रेसा प्लस आपका नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का काम कंप्लीट हो चुका है और टर्मिनल बिल्डिंग का काम 85% कंप्लीट हो गया है और एक एप्रन जो कंप्लीट हुआ है जिसमें 4 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की फैसिलिटी है जो कंप्लीट हो चुका है। एक एप्रन और हम लोग बना रहे हैं जिसमें 4 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की फैसिलिटी और होगी, वो भी अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। नवंबर तक हमारा फिनिशिंग वर्क कंप्लीट होगा इसमें जो टर्मिनल बिल्डिंग प्लस सेकेंड एप्रन का, और नवंबर में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। दिसंबर तक हमारा पूरा एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा और संचालन की स्थिति भी बनती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो भी लोकेशंस तय करके वो संचालन कर सकते हैं। भगवान राम की नगरी में बन रहा ये एयरपोर्ट राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार और मुख्य भवन यात्रियों को रामायण युग का अनुभव कराएंगे। बता दें कि रामनगरी अयोध्या में बन रहे विश्व के सबसे दिव्य और भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और जनवरी 2024 में भक्तों को रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अयोध्या में बन रही रामलला के भव्य मंदिर में उन्हें विराजमान होने में बस चंद महीने ही बचे हैं। इसी बीच जब मंदिर से आरती के दर्शन हो जाएं तो मानो सोने पर सुहागा हो। जी हां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से दरअसल इस प्लेटफॉर्म पर गर्भगृह से आरती की वीडियो शेयर की गई है। देखिए रिपोर्ट।
अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर में उन्हें विराजमान होने में बस चंद महीने ही बचे हैं। इसी बीच जब मंदिर से आरती के दर्शन हो जाएं, तो मानो सोने पर सुहागा हो। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से एक्स प्लेटफॉर्म पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर गर्भगृह से आरती की वीडियो शेयर की गई है। फिलहाल साधु संत लगातार मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। जिस पल में इस मंदिर का उद्घाटन होगा, वो मानो सबसे खूबसूरत पल होगा। और चलिए अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। पीलीभीत दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वन प्राणी सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल। सतत इको पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ। बहराइच में बंदरों के साथ रेंज में हैवानियत का मामला आया सामने। मोतीपुर के जंगल में मिले सैकड़ों मरे हुए बंदरों की फोटो वायरल होने के बाद डीएफओ ने की कार्रवाई करने के बाद तेंदुए का शिकार बना बच्चा, दर्दनाक मौत से मचा कोहराम। हमले से लोगों में दहशत, पुलिस बल वन विभाग की अधिकारी ने कहा जारी रहेगी कार्रवाई। ललितपुर में ग्राम प्रधान की मां ने खाया जहरीला पदार्थ। सीएसटी में दरअसल परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। ललितपुर ग्राम में बढ़ रहे डेंगू के मामले, 6 लोगों की मौत, अब तक सामने आए 35 मामले। हमीरपुर के कारागार में कैदी की मौत का मामला आया सामने, हार्ट की बीमारी के चलते गई जान। आगरा से सामने आया दर्दनाक हादसा, घर के टीवी में हुआ ब्लास्ट, कमरे में बैठे दंपति हुए आग का शिकार, इलाज के दौरान मौत। बाराबंकी में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम होने की वजह से अब बीएसए ने की कार्रवाई। बलिया में प्रधान ने गांव में चलाया स्वच्छता अभियान, डेंगू से बचाव के लिए कराया फॉगिंग, ग्रामीणों ने स्वच्छता में सहयोग करने की अपील। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में टीचर का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, उप निरीक्षक के बेटे के जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भदोही में आमरण अनशन का दूसरा दिन, 65 वर्षीय अनशनकारी विमल दुबे की तबीयत अब बिगड़ी, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही हड़ताल। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, सड़क पर चल रहे युवक को ट्रक ने कुचला। सहारनपुर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर सौंपा ज्ञापन। मैनपुरी में जिला अस्पताल का सीएमएस ने किया निरीक्षण, स्टाफ के गैर हाजिर होने पर लगाई जमकर फटकार। बांदा में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी, तनवारा बाईपास का मामला। श्रावस्ती में पारिवारिक कलह के चलते युवती ने लगाई फांसी, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में खून के रिश्ते हुए शर्मसार, किशोरी ने मां को दिया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया भर्ती। आगरा में नशे की हालत में दिखा सिपाही, विधायक का पुरुषोत्तम दिलवाल सिपाही की हरकत पर भड़के। इटावा में विद्युत लाइन से जा टकराई ट्रक का लगी आग, चालक ने मौके से भागकर बचाई जान। झांसी के मोवरानीपुर में दरअसल रशियन डांसर की स्वीट नाइट कार्यक्रम में हुआ बवाल। लखीमपुर में जंगल से निकलकर खेत में घूम रहा बाघ, खेत घूमने से किसानों में अफरा तफरी।
इटावा में रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला। जीजा और दोस्तों ने असाली के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललितपुर में सीएमओ ऑफिस में खड़ी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर के सौराना गांव से ताबड़तोड़ फायरिंग, एक गाय को लगी गोली, परिवार में डर का माहौल। एटा में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी में जमकर मारपीट। दबंगों ने महिला के को मारी गोली, पति का भी फोड़ा सर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।